नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और हम लगातार इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि जो कर्नाटक का रुझान सामने आया है और करीब करीब तस्वीर अब साफ हो गई है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है और पूर्ण बहुमत के बाद अब आगे क्या होगा और जो हार मिली है बीजेपी को इसकी वजह क्या है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम क्या बोलते हैं, इन सब बातों पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आज भी ये चर्चा जारी है, तो हम पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मी वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजू घनश्याम तिवारी जी। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि कांग्रेस ने एक जोरदार वापसी की है कर्नाटक में, और कर्नाटक की जीत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी हाई है। और वही कुछ दिखाई दे रहा है न केवल दिल्ली में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी जश्न का सिलसिला लगातार जारी है। जश्न की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब रुक करेंगे सीधा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रेवेंद्र जो कि कांग्रेस भवन में मौजूद है, और उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता है जो कि अपनी तरीके का अनूठा संदेश देते हुए जश्न मना रहे हैं, खुशी में शामिल हैं। हमारे साथ रेवेंद्र हैं। रेवेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है जी? क्या माहौल है, किस तरीके का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है, क्या संदेश दे रही है कांग्रेस यहाँ आज जश्न मनाकर? अगर कांग्रेस बना रही है, चुनाव की स्थिति आई है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत वहां सरकार बना रही है। तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेतागण हर्षोल्लास के साथ इस जश्न को मना रहे हैं। सीधे जुड़ेंगे यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से। ये मुखौटा हाथ में हनुमान जी का गदा, क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से हनुमान जी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस ने कर्नाटक की बहुत जोरदार जीत हुई है। हनुमान जी की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार के जो मुखौटे हैं, जिस प्रकार से जो गदा है, क्या किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है करना चाहेंगे? देखिए, पूरा कर्नाटक चुनाव में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने केवल मंत्र बात का काम तो कुछ किए नहीं पूरे देश में, और केवल श्री राम चौहान और बजरंग बली के आड़ में कार्यक्रम कर करके लोगों को मतलब सांप्रदायिक भावना को इस करने का प्रयास किया है, जिसको देश की जनता ने आज इसको सबक सिखाया। आप क्या कहना चाहेंगे? कि हमारी सुबह से बजरंग बली के मंदिर में थी और हमको पूरी तरह से आशीर्वाद दिए, इसके लिए हम सभी कांग्रेस का शुक्रिया। और जो आज हम महिलाओं को यह हमारी कांग्रेस सरकार है, जिससे हमारे और रेट भी कम करवा रही है, महंगाई कम है, जिसका हमें फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा। आगे भी केंद्र में हमारे रेवेंद्र, इनसे ये पूछिए कि ये जीत तो कांग्रेस की हुई है, लेकिन हनुमान जी को लेकर ये लोग सामने क्यों आ रहे हैं? बीजेपी हनुमान जी को लेकर सामने आई थी, क्या इस जीत में कांग्रेस श्रेय हनुमान जी को दे रही है? इस जीत में जिस प्रकार से पूरा चुनाव कर्नाटक का हनुमान बजरंग बली को लेकर लड़ा, यहाँ एक तरफ भाजपा कह रही थी बजरंग बली उनके साथ है, एक तरफ कांग्रेस भी कह रही थी बजरंग बली उनके साथ है, लेकिन चुनाव का रिजल्ट बता रहा है बजरंग बली किसके साथ है। तो जीत का श्रेय क्या आप बजरंग बली को देंगे? जय जय बजरंग बली, जय जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चित तौर पर देखिए, बजरंग बली और भगवान श्री राम हम सबके हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर लोगों में, देश में दुष्प्रचार और सिर्फ जाति और धर्म के आड़ पर राजनीति कर रही है। ये सरासर जनता ने नकार दिया है। जनता देख रही है, भारत की जनता पढ़ी लिखी जागरूक जनता है, और आज जिस दुष्प्रचार के माध्यम से लोग चुनाव लाने की चेष्टा किए थे, आज जनता ने आज उसको नकार दिया सिरे से, और आज जनता कांग्रेस के साथ है। और निश्चित तौर पर ये जीत हम ही सभी कांग्रेसियों के लिए बहुत एक जान फूकने का काम करेगी, और 2024 का लोकसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। इस जीत के लिए मैं सभी कांग्रेस परिवार को बधाई देता हूँ। जय जय बजरंग बली। तो चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? बजरंग बली रहा, विकास के मुद्दे रहे, या ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके सभी प्रकार के जो मुद्दे होते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी बातें लेकर आई, जिसको कर्नाटक की जनता समझी, और जनता ने जाना कि सच्चे बजरंग बली के भक्त कौन है। इन लोग जैसे लोगों के भक्त हैं, वो आज
महिलाओं के साथ जो अत्याचार कर रहा है खिलाड़ियों के साथ, आज वो वहाँ पे तरस रहे हैं। बजरंग बली सच्चे भक्त जो थे, वो बजरंग बली अपना छाया, महिलाओं का छाया अपने ऊपर आने नहीं दिया था। वो लोग बजरंग बली का नाम लेकर इसके ऊपर कृत्य करते हैं। आप देख लीजिए कि आज शनिवार का वार है, बड़ा किस प्रकार का कृत्य हुआ है और कैसा रिजल्ट आज कांग्रेस पार्टी के पास में आया है। निश्चित तौर पर ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी आगामी यहाँ से मार्ग प्रशस्त है। लगातार अब हमारी जीत की सिलसिला चालू हो गई है और इस प्रकार से नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान राहुल गांधी ने आज अपना दुकान खोला है, इसका सिलसिला रुकेगा। नुक्कड़ यात्रा राहुल गांधी जी का जो निकला था उसकी कभी तक रहा, निश्चित तौर पर रहा। राहुल गांधी जी ने पहले दिन से कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खुल चुका है। अब लगातार इसके साथ सिलसिला लगातार बढ़ेगा और देश में कांग्रेस पार्टी और जनता की सरकार बैठी, क्या जनता की सुनवाई होगी। किसी प्रकार का जाति धर्म का नाम का लड़ाई नहीं होगा और भाईचारा सद्भाव इनका बना रहेगा। तो जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी नेतागण और पदाधिकारी इस प्रकार से मैसेज भी दे रहे हैं कि बजरंग बली के नाम को लेकर जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने चुनाव में जो माहौल बनाया था, उससे बजरंग बली ने किसका साथ दिया और किसका साथ नहीं दिया, तो पूरा जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतागण जश्न मना रहे हैं, ये पूरा कार्यक्रम रहा। बिल्कुल, चलिए अब जो है जश्न की तस्वीरें देख लेते हैं। अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, न केवल कर्नाटक बल्कि कांग्रेस भवन में, जो कि राजीव भवन है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें कार्यकर्ता झूमते गाजते नाचते नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता इसलिए ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि कुछ महीनों बाद यहाँ भी चुनाव हैं और जब एक जीत का असर दूसरे चुनाव पे पड़ता है, इसलिए कार्यकर्ता इस बात को ये सुनिश्चित मान रहे हैं कि कर्नाटक में जीत मिली है तो और इसीलिए सारे कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जश्न का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन हम मूल रूप से जो टैली सामने आ गई है जिसमें कहा जा रहा है कि अब ये जो अंक हैं वो बदलेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ इसमें फेरबदल नहीं होगा और जो जीत का आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो कांग्रेस जो है वो 137 के अंक में पहुंचकर एक ऐसे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है जो कि काफ़ी मजबूत होगा। तो ये जीत के जश्न के तस्वीरों के बाद हम सीधे मेहमानों की ओर रुख करेंगे और एक एक करके उनसे प्रतिक्रियाएं लेंगे। हमारे साथ मेहमान जो जुड़े थे जिनका हम पहले परिचय करा चुके हैं, उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं, लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ मौजूद है राजू घनश्याम तिवारी जी। तो तीनों मेहमानों का एक एक करके रुख करेंगे, लेकिन पहले उचित शर्मा जी से समझ लेते हैं। शर्मा जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, इस चुनाव का खास महत्व है क्योंकि एक बड़ा प्रदेश जिसमें भाजपा शासित राज्य था, उसमें धर्म भी चला, विकास कार्य भी चले, भ्रष्टाचार की भी बात हुई, लेकिन जीत आखिर में कांग्रेस को मिली। कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए इस पे आवाज आ रही है जी? जी 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 बोलिए। देखिए इस पे मैं देखता हूँ कि सबसे पहले अगर शुरुआती दौर से हम देखें तो ये राहुल की यात्रा का एक बड़ा रोल है। राहुल की यात्रा के साथ साथ आप इसको देखिए कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो वो तमाम बातें उनके साथ रही हैं जो इस चुनाव में चलनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से आवाज आपको ब्रेक हो रही होगी। जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलिए। वो तमाम मुद्दे हैं जो बात हुई है। तो मेन इसका चीजें है कि जो कंटिन्यूस फोकस कांग्रेस का रहा है, जो लगातार अपनी टीम को वहां पे उन्होंने दिया है, उनकी टीम जो वार रूम उन्होंने मैनेज किया है, जो बड़ी प्रोफेशनल ढंग से कांग्रेस ने इस चुनाव को मैनेज किया है और इसका श्रेय पूरा का पूरा इस कांग्रेस की टीम को, उनके कंटिन्यू फोकस को, रणदीप सिंह सुरजेवाला को और राहुल गांधी की यात्रा को मैं अभी फिलहाल दे सकता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने अपने वोट परसेंटेज बढ़ाया, जिस तरीके से सीट बढ़ाई, पिछली बार भी वोट परसेंटेज ज्यादा थे मगर सीटें कम थी, लेकिन अभी जो हाल है, अभी सूरत हाल जो है 140 सीट के आसपास लगभग जो उनके पहुंचने वाले हैं फिगर में, एक मैजिक फिगर को क्रॉस कर चुके हैं और बहुत कंफर्ट पोजीशन में अब आ चुके हैं। तो डेफिनेटली कांग्रेस पे एक उत्साह है और इस उत्साह से निश्चित तौर पे अन्य राज्यों में जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं, जो बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये अगर बहुत
एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप केवल कर्नाटक चुनाव को नहीं, इसको अन्य 3 बड़े राज्यों को आप देखिए, लोकसभा के देखिए, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कांग्रेस इस ओर बढ़ेगी, अब आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे जो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में जो अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी जो गठबंधन है वो घूमेगा। जी एक अलग लाभ कर्नाटक का तो लाभ है ही, कर्नाटक के अलावा जो अन्य लाभ आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो एक अलग मैसेज क्रिएट करेगा पूरे हिंदुस्तान का। ठीक है, तो अलग मैसेज जाएगा और ये मैसेज पूरे देश के लिए है और इसीलिए शायद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित है। हमारे साथ राजू घनश्याम तिवारी जी हैं जो कि मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, उनके पास कई तर्कस में तीर होंगे, कई सवाल होंगे। पहले उन्हीं की ओर रुख कर लेते हैं, मुख्यमंत्री का बयान भी आया है वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले राजू जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजू जी, आप लोगों की छाती आज 56 इंच की हो गई है, लगातार जय बजरंग बली के नारे अब आप लोग लगा रहे हैं कांग्रेस भवन में। देखिए मोहन जी, निश्चित ही खुशी का दिन है और संघर्षों को जब परिणाम मिलता है तो दल कोई भी हो, उत्साह तो होता ही है। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, हमारे आराध्य देवता की जय। यूं तो कांग्रेस की प्रवृत्ति नहीं रही है मोहन जी कि कभी भी राजनीति में धर्म को लाया जाए, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण 2014 के बाद से इस देश में निर्मित है, राष्ट्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, एक ऐसा परिस्थिति इन्होंने बनाया जिसमें देखिए चुनाव में हार जीत किसी भी दल की कभी भी हो सकती है। बहुत ज्यादा उत्साहित न जीतने वाले को होना चाहिए, न बहुत ज्यादा हताश हारने वालों को होना चाहिए। लेकिन कर्नाटक के इस चुनाव में जो बड़ी बात यह है कि देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, उनके 56 इंच के सीने। ठीक है, चलिए राजू जी से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी आ गए, बोलिए। यहाँ तक तो उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से तो मतलब समझिए कि सत्तारूढ़ दल अगर मुद्दों पर बात ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, महंगाई पर बात ना करे, भ्रष्टाचार पर बात ना करे, युवाओं के उन्नति पर बात ना करे, महिलाओं के सम्मान की बात ना करे तो कैसे होगा। और आखिर में कर्नाटक की प्रबुद्ध जनता ने जिस प्रकार से इस चुनाव में परिणाम ये है, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर नफरत के आगे प्रेम की ये जीत हुई। नफरत वो जिन्होंने देश के अंदर में एक वातावरण पैदा करने की कोशिश की। मोहन जी, ये कर्नाटक की जीत नहीं है, मैं इस जीत को पूरे देश के परिदृश्य में इसलिए कह सकता हूँ जिस प्रकार की विचारधारा इस देश में जो चलाने की कोशिशें की जा रही। इसको लेकिन जिस प्रकार से बड़ा बहुमत, मतलब पूर्ण बहुमत 113 के सीट से 2 दर्जन अधिक सीटें अगर किसी राजनीतिक दल को, किसी सत्तारूढ़ दल के हटने से दी जा रही है तो आप समझिए कि जनता का आक्रोश क्या होगा। और बहुत सारी बातें हैं कर्नाटक के विषय में करेंगे। जब 40% की सरकार भ्रष्टाचार कमीशन खोरी की सरकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के और मंत्रीगण वहां लगाते रहे, जिनको मुद्दा बनाकर हमने आम जनता के बीच में उसे लेकर गए और कांग्रेस के इस पूरे चुनाव में बड़ी ईमानदारी के साथ बूथ लेवल पर जाकर जनता के उनके मुद्दों के विषय पर बात और जो 5 गारंटी हमने घोषणा पत्र में लेकर आए, उस गारंटी के आधार पर महिलाओं के अधिकार का, युवाओं के रोजगार का, गरीबी के उद्धार का, ये तमाम वो चीजें हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब कर्नाटक के दौरे पर जाते हैं चुनाव प्रचार में, तो एक भरोसा जो छत्तीसगढ़ की सरकार में भूपेश है तो भरोसा है, एक भरोसे का चेहरा जब कर्नाटक के दौरे पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस 5 गारंटी के प्रभाव को कहीं न कहीं प्रबल मिलता है। और यही कारण रहा कि एक सामूहिक नेतृत्व के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस ने महाचुनाव लड़ा, तमाम कोशिशें वहां पर भी पूर्व में हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ की गई है, जिससे कहीं किसी छुपा नहीं है। चाहे मैं बात करूं राव जी की या सिद्धारमैया जी की, जिनको भी परेशान करने की ईडी या सीबीआई तमाम प्रकार के प्रकरण उनके ऊपर लादे गए हैं, बावजूद जिसके कर्नाटक जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया
निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये प्यार की जीत है और ये नफरत की हार। ठीक है, नफरत की हार है, इस तरीके की संज्ञा देकर कांग्रेस इस जीत को बताने की कोशिश कर रही है जनता को कि आने वाले चुनाव जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सब जगह उसकी जीत हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई नफरत और प्यार के बीच रहेगी। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और जरूर उनके लिए जो है आज के परिणाम जो है निराशाजनक रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है। कांग्रेस उत्साहित है तो भाजपा क्या कहेगी, जान लेते हैं। लक्ष्मी जी, सब ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दोषी ठहराया जा रहा है, विचारधारा को भी दोषी ठहराया जा रहा है, भ्रष्टाचार की भी बात की जा रही है, आप लोग को सब तरह के सवालों के जवाब देने हैं। कैसे देखते हैं इस जीत हार को आप? देखिए मोहन जी, ये लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। आज पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ कांग्रेस आई है। मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं प्रश्न खड़े करना चाहती हूँ। इनके कर्नाटक के अध्यक्ष शिव जी जो ईवीएम पे संदेह कर रहे थे, लेकिन आज चुनाव रिजल्ट आया तो इनको अब संदेह नहीं हो रहा है कि ये हमेशा से जब भी कोई चीज, आज ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे अभी मेरे कांग्रेसी भाई घनश्याम तिवारी जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इनके कार्यकाल में सेंट्रल में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री रहे हैं तो उन्होंने खुद स्वीकारा था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो जमीन में 15 पैसे जाते हैं। ये जनहित की जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में नहीं हो कहीं भी, और आज कर्नाटक में भी जिस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन का काम किया है, मैं लोकतंत्र व्यवस्था है, निश्चित रूप से जनमत स्वीकार है, लेकिन वहाँ जिस ढंग से कर्नाटक में आज व्यवस्था बदली है इसे नकारा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि के संबंध में। भारतीय जनता पार्टी विचारों से परिपूर्ण है और हमारी जब से पार्टी बनी है तब से हमारे एजेंडे में राम जन्मभूमि था और हमारे देश की पुनर्स्थापना जो हमारे एजेंडे में था उसको किया हमने। और ये बात कर रहे हैं कि जातिवाद धर्मवाद के आधार पे इन्होंने देश को बांटा आजादी के बाद। और ये बताना चाहेंगे हमको कि क्या धार्मिक उन्माद है। आज छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में घनश्याम जी, यहाँ पे जो धर्मांतरण हो रहा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती आई है उसे छोड़े नहीं। लेकिन इस तरीके के मुद्दे उठाने के बावजूद तो आप लोगों को हार झेलना पड़ा लक्ष्मी जी। इस तरीके के मुद्दे, धर्म से जुड़े हुए मुद्दे, लोगों को परेशान करने वाले मुद्दों को आप लोग ने उठाया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। क्या विकास किया है? एक शौचालय तक बना नहीं पाए 70 साल में, महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, और ये बात कर रहे हैं विकास की। आज पूरे देश में अगर हम देखें तो चारों जो विकास है वो नजर आता है। आज हमारे कोरोना काल के दौरान भी हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो हम नहीं कह रहे हैं, हमारी बहुत सी संस्थाओं ने हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति ये बात कर रहे हैं कि देश की समस्याओं पे बात नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आम जन के प्रति, देश के हर नागरिक के प्रति, हर जाति के प्रति, हर धर्म के प्रति उतनी ही संजीदगी से काम कर रहे हैं। चाहे हम कश्मीर की बात करें, देख लीजिए आप धारा 370 हटा के वहां के जनमानस को जिस प्रकार से आजादी से जीने का मौका दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस ने कभी भी तुष्टीकरण को छोड़ के राजनीतिक रूप से जनहित के काम नहीं किए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार हम राहुल गांधी जी का रुख कर लेते हैं। वो पार्टी कार्यालय पहुंचकर एक संदेश दे रहे हैं, फिर उसी पर प्रतिक्रियाएं कांग्रेस भाजपा की हम लेंगे। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही 'यही हर स्टेट में होगा। कर्नाटक की
ये तो राहुल गांधी के बयान से साफ है कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की, जिस मुद्दों को वो कई बार उठाते रहे हैं कि कोनी कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो हार गए और कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, फिर एक साथ दोनों प्रतिक्रियाओं पे चर्चा करेंगे हम। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, I don't want to comment, criticize. This time, I don't want to comment on anybody. We have won. Now we have to work. When the question comes of criticizing in Parliament or in next election, I will do that. I don't want to comment, criticize. This time, I don't want to comment on anybody. We have won. Now we have to work. तो कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, किस तरीके से कांग्रेस एक सहज रुख अख्तियार कर रही है, जश्न जरूर मना रही है, लेकिन किसी पर कंकड़ मार के वो इस जीत के मजे को किरकिरा नहीं करना चाहती। वो भी समझ रही है कि अभी ये वो समय नहीं है जिसमें इस तरीके का जश्न मनाया जाए, जिसमें भाजपा को पूरी तरीके से पटकनी देने की बात कही जाए। तो क्योंकि ये देश स्तर पर एक संदेश देने वाला परिणाम आया है, इसलिए कांग्रेस की ओर से सदी हुई प्रतिक्रियाएं मिली। एक एक करके प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। पहले उचित शर्मा जी से समझ लेते हैं। शर्मा जी, राहुल गांधी का बयान और मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, आप दोनों को देख रहे हैं, कांग्रेस क्या मानती है कि ये जीत एक तरीके से शुरुआत है, शायद इसीलिए हौले से शुरुआत, धीरे से शुरुआत कर रही है कांग्रेस, ज्यादा जश्न नहीं मना रही, ज्यादा हल्ला नहीं कर रही? जी बिल्कुल, मैं दोनों के बयान सुन रहा था और दोनों ने बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सहज ये स्वीकार किया कि हम जीते हैं, अब हमको काम करके दिखाना है। वही राहुल गांधी ने क्रोनी कैपिटलिज्म की बात की। क्रोनी कैपिटलिज्म की बात वो शुरुआत से करते आ रहे हैं कि आप सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता जो बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों को धनी बनाने का जो आप योजनाएं बना रहे हैं उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। कुछ कैपिटलिस्ट लोग के लिए ही ये पूरी की पूरी सरकार रहेगी। वो लगातार अपने भाषणों में ये बात बोलते आ रहे हैं। तो उन्होंने अभी भी वही की कि एक शक्ति जो आम आवाम की शक्ति है वो जीत के आई है, क्रोनी कैपिटलिज्म की जो शक्ति है उसको हमने हराया है। तो बड़े एक सिंपल ढंग से उन्होंने अपना मैसेज दिया। कोई उनके मैसेज में कुछ अहम नहीं दिख रहा है, ना कोई बहुत ज्यादा खुशी ऐसी बात की दिख रही कि हमको प्राउड फील करें या चीजें बताएं कि इतना उत्साह हम दिखाएं, और ओवर एक्साइटमेंट उनकी बातों में नहीं दिखा, और एक मैच्योर्ड बयान दोनों की तरफ आए। वहीं पे अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है कि आप देखिए कि अब हम लोग जीते हैं, अब हमको वर्क करने के ऑन किए हैं, वर्क करने की जरूरत है। तो डिलीवर की बात कर रहे हैं कि अब हमको डिलीवर करने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पर आप किस ढंग से डिलीवर करेंगे, क्या योजनाएं होंगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन सीएम होगा, कितने तरीके से हम कैसे काम कर पाएंगे, तो उन तमाम बातों में उन्होंने जो डिलीवर की बात की है उसको तार छेड़ा है। तो निश्चित तौर पे वो इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आगे हम डिलीवर करेंगे। उस पर अगर कोई सवाल हुआ आपके तो वो जवाब पूछिए, बजाय इसके कि क्या इस तरह हम किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे कि कैसे हारे, क्यों जीते, क्या हुआ, कौन सा करस्माई बात हुई है, क्या मुद्दे थे जो हमको जिता के लाए, क्या हारने उनको हराए। तो उन्होंने केवल फोकस उसी पर रखा कि हमको डिलीवर करना है, और 5 साल में हम कैसे डिलीवर करेंगे उसकी योजना पे फोकस करने का उनका प्रयास है। ठीक है। जीत के साथ ही इस बात की बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि घोषणा पत्र को पूरा करना है। दोनों बड़े नेताओं के बयान से यही लगता है कि वो इस बात की जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, इसलिए अभी कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहते जिससे कि लगे कि बड़बोलापन है। वो जिम्मेदारियों को समझकर घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए काम करेंगे। राजीव जी से लेकिन हम ये जानने का प्रयास जरूर करेंगे, हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का डिसीजन होगा कि घोषणा पत्र को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर पूरे देश की निगाहें थी कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे। क्या लगता है अब इस जीत के बाद, और इतनी बड़ी जीत के बाद, घोषणा पत्र में जो बातें हैं उसे इम्प्लीमेंट तो करेगी ना कांग्रेस? राजीव जी, देखिए मोहन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, मैंने वर्षों से आपको पत्रकारिता की जगत में देखा है, और मुझे लगता है कि दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर हमें आपको बात करने की आवश्यकता होनी चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटक के घोषणा पत्र में कहीं इस बात का उल्लेख ऐसा नहीं है कि बजरंग दल को बैन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी असामाजिक तत्व हैं जिनसे कारण से कहीं ना कहीं प्रदेश की फिजा खराब होती है, अगर जरूरत पड़ी तो बजरंग दल को बैन किया जा सकता है, जरूरत पड़ी तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाकर पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर
पूरी रैलियों में कर्नाटक में कहते रहे कि बजरंग बली को कैद करेंगे, बजरंग बली को कैद करें। अरे भाई, देश की जनता को आप इतना गुमराह कैसे कर सकते हैं? एक दल की बात हो रही है, न कि बजरंग बली की बात हो रही है। आखिर आज गदा पड़ा ना, तो ईश्वर भी देखता है मोहन जी। लेकिन सबसे ठीक है, राजू जी संपर्क हो पा रहा है? ठीक है, चलिए एक बार फिर से रुक करने की। जी जी राजू जी, जी 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 अपनी बात पूरी करिए। मैं मूल बात यह कहना चाह रहा हूं, हम जीत की खुशी के लिए बैठे हों या किसी भी निर्णय की समीक्षा के लिए बैठे हों, हमको अपनी बात को करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। सवाल कर रही हैं तो मैं आपको सहज तरीके से बता सकता हूं, 70 साल में कांग्रेस ने वही किया जिसको मोदी सरकार पिछले 9 साल में इस देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। हमने मजबूत भारत की नींव रखी, हमने स्वास्थ्य को लेकर, हमने शिक्षा को लेकर, हमने एक भारत को विश्व शक्ति के रूप में बनाने का काम किया है। आज देश में क्या हालात है आपको पता है लक्ष्मी वर्मा जी? ना किसान सुरक्षित है, ना पहलवान सुरक्षित है, ना हमारे संविधान सुरक्षित है और ना हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है। आपने देश की स्थिति ये कर दी, रेलवे आप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट आप बेच रहे हैं, सरकारी संस्थानों को आप बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं और आप सवाल हमसे कर रहे हैं कि हमने 70 साल क्या किया। आपकी शिक्षा भी उन 70 साल का आधार बना होगा लक्ष्मी वर्मा जी। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, हम किसी भी विषय पर जब टिप्पणी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हम कह क्या रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, यही तो खामियाजा आपकी पार्टी ने कर्नाटक में भोगा है और छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में जो परिस्थितियां आपकी है कि झूठ और गुमराह करने की जो राजनीति आप कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी आप भोग रहे हैं कि दिस्तानी चुनाव जितने हुए, चाहे नगरीय निकाय हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और फिर वही बड़ी बड़ी बातें कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मुझे आपत्ति इस बात की, मैंने इस बात को किया। ठीक है, लक्ष्मी जी आपने कांग्रेस की बात सुनी, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री का बयान सुनने के बाद हम बीजेपी की प्रतिक्रिया उस पर ले लेंगे। और मुख्यमंत्री ने एक तीखा तंज कसा है, क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविजन में नड्डा जी की फोटो लगने लग गया है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आपने सुना। हालांकि अभी इसमें से कुछ हिस्सा और है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे बजरंग दल और धर्म और बाकी चीज़ों को आगे करने के बावजूद पार्टी को जीत नहीं हासिल हुई है। तो मुख्यमंत्री के बयान और कांग्रेस की ओर से जो सवाल आए उन सब का जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी, आपने सुना अभी, और अब इस तरीके के सवाल को आप लोग को झेलना ही पड़ेगा, जिसमें ये बार बार पूछा जाएगा कि आप लोग भगवान राम को आगे करते हैं, हनुमान को आगे करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता, जनता इसे पसंद नहीं करती। देखिए मोहन जी, हम भगवान राम को वोट के लिए आगे नहीं करते हैं, इस देश की संस्कृति संस्कार से जुड़े हुए हैं और इसलिए हमने अपने विचारधारा को कभी बदला नहीं है। हम उस पर पहले भी अडिग थे और आज भी अडिग है। कांग्रेस जो है वो राजनीति के लिए जिस प्रकार से राम का उपयोग कर रही है, वहाँ आज जय बजरंगबली के नारे से पूरे सारे लोगों ने अपनी बातें को रखी है। इससे जाहिर होता है कि ये समय के हिसाब से एक कहावत है कि गिरगिट जो है समय देख के रंग बदलता है। तो इस तरह की जो वाक्य है वो नजर आ रही है। दूसरी बात घनश्याम जी ने जो रखी कि इस देश में सारे जो
उद्योग है उसका निजीकरण किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहूंगी कि घनश्याम राजू तिवारी जिसे कि किसी की और डिबेट कर ले इससे अलग से, मैं बैठ के आपके साथ बिल्कुल चर्चा करना चाहूंगी कि नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो 33 जो कंपनी है उसको उन्होंने निजीकरण करने की दिशा में पहला कदम उठाया था और उस समय 3 बड़ी बैंक थी, HDFC, आपके ICICI और ये 3 बैंक जो है वो उनका निजीकरण करने का काम जो कांग्रेस के शासन ने किया और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, निश्चित रूप से मैं जरूर इस पे एक दिन आप ठीक है। नहीं, ये विषय आज का नहीं है। आज आप हार का तो आकलन कर रहे होंगे, हार की वजह क्या मानती है लक्ष्मी जी? क्योंकि उन्होंने प्रश्न खड़े किया था, ठीक है, वो समझ गया, जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी, आज भारत की जो प्रतिष्ठा है, आज देख लीजिए कोरोना काल में हमने इस देश में किसी भी जनता को भूखे नहीं मरने दिया। आज कोरोना काल के बाद भी हमने उस आपदा को अवसर में बदला। चाहे रक्षा क्षेत्र की बात करिए, देखिए आज वेपन्स भी हमारे यहाँ जो बनने लगे हैं, हम पूरी तरह से आयात करते थे, अभी हम निर्यात भी करने लगे हैं। तो ये देखिए इनके जो आज हम भारत की प्रतिष्ठा की बात करें, नरेंद्र मोदी को पूरी देश की जनता ने बड़ा मैंडेट के साथ स्वीकार किया है और ये कांग्रेस की जो राजनीति है वो हमेशा विरोधाभास की रही है। हम मुद्दे पे ही राजनीति नहीं करते हैं, ये कितना भी आरोप लगा ले हम स्वीकार करते हैं कि कर्नाटक में जो जनता का मत आया है ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र पे विश्वास किया है। हमने कभी नहीं क्या कहा कि ईवीएम है, जहां जीतेंगे तो वहां बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन जहां हार गए उसमें ईवीएम में घोटाला हुआ है। ये कांग्रेस का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा से जनमत को स्वीकार करने का रहा है और हम जनमत को स्वीकार करते हुए जनता की इच्छा के अनुरूप आपने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी। चलिए मैं सवाल कर लेता हूँ, ठीक है। राजू जी बोलना भी चाह रहे हैं, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे राजू जी, लेकिन इसमें यह भी बता देना कि ईवीएम तो ठीक है ना, ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और विडंबना देखिए कि 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियों के रूप में इनके पास कोरोना काल ही रहा है। मैं आपको बता दूं, यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी जी सरकार की लापरवाहियों के चलते लाखों लोगों की जानें इस कोरोना काल में गई है। सर्वे के रिपोर्ट बताते हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ढंग से नहीं किया, जिसके कारण से सैकड़ों, हजारों, लाखों भारतीयों की मौत हुई है और इसके जिम्मेदार है भारतीय। सुन लीजिए आएंगे लक्ष्मी जी, बोल लेने दीजिए इनको जी। सुन लीजिए, आज लाखों भारतीयों की मौत की जिम्मेदार है मोदी सरकार और ये कोरोना काल को उपलब्धि बता रहे हैं। अरे देश में उपलब्धि 9 सालों में आपके पास कोरोना काल के अलावा नहीं है। जब ट्रंप को आप नमस्ते करते रहे और कोरोना ने भारत में एंट्री की, लाखों बार, हजारों बार समझाने के बावजूद, हिदायतें देने के बावजूद आप लोग राजनीति से बाज नहीं आए, जिसका खामियाजा देश के लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाकर इसको चुकाया है और आप इसे उपलब्धि मानते हैं। शर्म आनी चाहिए इसी बात की उपलब्धि लेने को लेकर। जब जांच की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही है, तब जाकर आप लोगों ने जागने की कोशिश की और कोरोना काल को आप श्रेय के रूप में लेते हैं। मुझे ये बताइए, देश के स्वास्थ्य का क्या हाल किया आप लोगों ने? परिणाम पे आइए, परिणाम पे बात करिए राजू जी। परिणाम आज आप लोग जीते हैं, आप लोग कहाँ आरोप लगाने में लगे हुए हैं? आज आप लोगों को अपने काम बताने के दिन है, दूसरों की खामियां बताने का नहीं है। इतना अच्छा आप लोगों की भारत जोड़ो यात्रा निकली, जिसका परिणाम हो सकता है ये राहुल और प्रियंका दोनों की जोड़ी काम कर रही है, इसका परिणाम हो सकता है। इस पर बताइए आप। मोहन जी, एक बात बहुत स्पष्ट, मैंने पहले कहा, रिजल्ट के मायने कुछ भी हो, हमें हर वो बात करने के पहले सोचना चाहिए उसके क्या मायने होंगे। जीत हार होती रहती है, राजनीतिक दल में है हम लोग, लेकिन जिस प्रकार से एक झूठ परोसकर देश को गुमराह करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। मूल विषय यह है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के हार के बड़े मायने हैं जनता को गुमराह करने की राजनीति, भ्रष्टाचार जो 40% उन्होंने तय कर रखा था, जिसको लेकर लगातार जनता में आक्रोश था, और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जिस प्रकार से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा गई और उसमें 55 विधानसभा कर्नाटक के विधानसभा से होते हुए गुजरी थी। और मैं कह सकता हूं कि पूरे इस यात्रा के दरमियान में राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की,
जिस भारत को एक करने की बात की, भारत की एकता और अखंडता की बात की, ये उसका पहला परिणाम है कर्नाटक से, कि जहां भारत को एक करने के लिए देश की जनता जागरूक हो चुकी है। ये वैमनस्यता की बात करते हैं, संप्रदायवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। मेरी बहन कह रही थी कि हम राम मंदिर को शुरू दिन से अपने घोषणा पत्र में लेके आए। अरे भाई, जब राम मंदिर का मामला न्यायालय में था तब तो आपने हलफनामा भी नहीं दिया। वो तो मठ थी जिन्होंने हलफनामा देकर उस मंदिर की लड़ाई न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। आप तो उसमें हलफनामा भी नहीं दे सके। कोर्ट के न्यायालय के आधार पर आज श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी झूठी वाहवाही भी आप लूटने का काम कर रहे हैं। लाखों की जमीनें डकार के खा गए आपके समिति के लोग, आपको अयोध्या में पता होना चाहिए। लेकिन आज देश जागरूक हो चुका है मोहन जी। ये परिणाम पूरे देश के परिणाम को प्रभावित करेंगे आने वाले चुनाव में। और कांग्रेस ने जिन वायदों को करके इस चुनाव में जनता के बीच गई है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी है, हम उस वायदों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और जैसा राहुल गांधी जी को मैं आपके टीवी चैनल पर सुन पा रहा था, खड़गे जी को मैं आपके टीवी चैनल पर सुन पा रहा था, एक तुला हुआ नपा तौला कि हमारी जिम्मेदारी पहले है, बाद में हम अपने विपक्षियों को जवाब देंगे। ठीक है, उचित शर्मा जी बता पाएंगे, आप लोग तो अपने अपने एजेंडे पर अभी भी कायम हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी भी चुनाव चल रहा है। हालांकि चुनाव खत्म हो गया, परिणाम भी सामने है और एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिल चुकी है। शर्मा जी, लेकिन इस जीत के मायने क्या हैं, क्या आगे के इफेक्ट इसके हमें देखने को मिलेंगे? और हम छत्तीसगढ़ के बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ पर आप इसका इफेक्ट कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस का जो मनोबल है वो बहुत अब चरम पे रहेगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस की ये जीत जो है पूरा एक हिंदुस्तान की राजनीति में, अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब राहुल के इर्द गिर्द ही घूमेगी। निश्चित तौर पे इसका लाभ आने वाले 23 के चुनाव पे मिलेगा, आने वाले 24 के चुनाव पे मिलेगा। भारतीय कांग्रेस के जो मनोबल बढ़ा है इस कर्नाटक चुनाव के जीतने से, तो डेफिनेटली राहुल गांधी का नेतृत्व तो स्वीकार करेंगे अब विपक्ष भी, और विपक्ष की अब गोलबंदी होगी। उसमें एक कॉन्फिडेंस के साथ राहुल लगातार हारने के बाद राहुल का भी कॉन्फिडेंस लूज था। जो भारत जोड़ो यात्रा से जो उनको लाभ मिला, उससे उनको कॉन्फिडेंस लेवल एक बढ़ा। अब जो है पूरी की पूरी कांग्रेस में थोड़ी सी एकजुटता दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव बहुत सम्मान के साथ ये चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छे प्रतिशत इस कर्नाटक चुनाव को मिलेगा। साइकोलॉजिकल बेनिफिट कांग्रेस को गया है, इस बात से कोई दो मत नहीं। आप 23 में ही नवंबर में इसको आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको देख सकते हैं। 24 की बात तो आगे है, 23 में भी इसके परिणाम मिलेंगे। इस कर्नाटक से जो मैसेज गया है वो अन्य राज्यों तक कम्युनिकेट होगा। ठीक, तो ये इसमें लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे या धर्म के को रिजेक्ट कर भ्रष्टाचार पे ज्यादा जोर देना जैसी बातें हैं, कोशिश की गई। देखिए किस तरीके से, एक तो तकलीफ ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान 2014 के बाद आजाद हुआ है। ये ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि 1947 में 2014 में आजाद हुआ। यहाँ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है सिर्फ मोदी जी ने किया है। हकीकत ये है कि इसमें मनमोहन सिंह जैसे एक्सपर्ट हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल जी रहे हैं, चंद्रशेखर रहे हैं, आपके नरसिम्हा राव रहे हैं, राजीव गांधी रहे हैं, इंदिरा गांधी रहे हैं, ये सब का इनका योगदान को आप कैसे भूल सकते हैं? आप 70 सालों में क्या हुआ, अरे जैसे आप और मैं जिस टीवी चैनल में बैठे बात कर रहे हैं वो भी आप उनकी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस के नहीं थे, उसमें अटल जी भी थे, उनका भी बड़ा सम्मान के साथ उन्होंने काम किया है, उनका सम्मान होना चाहिए। 70 सालों में क्या हुआ, ऐसा नहीं। अब ये मैसेज को जो उन्होंने, अब मैं कर्नाटक पे आ रहा हूँ, जो कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई, जो सैबोटाइज करने की किए गए, जो बुनियादी इनकम्बेंसी की वजह है। बीजेपी के ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई उसमें कहा इनकम्बेंसी है, एक बार उनकी सरकार, एक बार उनकी सरकार। ये मानने को तैयार नहीं है कि 20 चुनाव हार चुके हैं लक्ष्मी मैडम। आप 2014 से आप लाइन से कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये चुनाव कौन जीता है? 20 चुनाव क्या कांग्रेस जीती है? कांग्रेस चुनाव, मैं कह रहा हूं कि एक चेहरे की जो बात कर रहे हैं कि मोदी का चेहरा 20 चुनाव हारे हैं पिछले 8 सालों में कर्नाटक को मिला के। आप ये नहीं कह सकते कि वो चेहरा करिश्माई है या उनके कारण जीत रही है। आप ये बात जरूर कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो कन्वर्ट करने की कोशिश की वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बुनियादी जो तकलीफें थी, भ्रष्टाचार की तकलीफ थी, बेरोजगारी की तकलीफ थी, महंगाई की तकलीफ थी, जो सामाजिक न्याय की वह तकलीफ थी, जो बातें जो होनी चाहिए थी वहां गौण हो गई। और आपने कोशिश की कि इसको बजरंग में कन्वर्ट किया जाए, इसको हिंदुत्व की तरफ कन्वर्ट किया जाए, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, जो विश्लेषण से सामने आया है, शर्मा जी भी इस बात पर सहमत हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक असर पड़ा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। अब उसका असर छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी दिखाई देगा। लक्ष्मी जी क्या प्रतिक्रिया देंगी? अब छत्तीसगढ़ में दोहरी चुनौती है, एक तो आप लोग
कम सीटों के साथ विपक्ष में हैं, यहाँ थोड़ा आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत थी, लेकिन अब मनोबल कांग्रेस का और बढ़ गया है। देखिए मोहन जी, राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव की तैयारी करती हैं और हर चुनाव में निश्चित रूप से जो एक चुनाव संघर्ष होता है वो होता है। और जब कहीं आज जो बड़ी प्रदेश है कर्नाटक, और जीतने के बाद एक स्वाभाविक है कि जहाँ जीत होती है तो वहाँ पे उत्साह जो वर्धन होता है वो उत्साह बढ़ा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ भी हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। और जो यहाँ पे कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र बनाया था और उन 36 जन घोषणा पत्र में 36 वादों के साथ छत्तीसगढ़ में प्रदेश में आई, और उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा किसानों के साथ साथ शराबबंदी का था। और उस आज तक के 4.5 साल हो जाने के बाद शराबबंदी तो हुई नहीं, लेकिन साथ साथ जो अवैध शराब का जो धंधा है यहाँ पे जिस प्रकार से फल फूल रहा है, और उसमें जो 2000 करोड़ के घोटाले ईडी जैसी संस्था ने भ्रष्टाचार के लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है। आज देखिए ये जिस ढंग से यहाँ पे होलोग्राम बिना होलोग्राम लगे डायरेक्ट जो 800 दुकानें हैं, सरकारी दुकानों के माध्यम से जिस प्रकार से एक बड़ा आंकड़ा भी है कि आप इनका देख लीजिए चुनाव के बाद से 2018 के बाद से इनके राजस्व का अगर हम आकलन करते हैं तो 3 साल 4 साल में इनके रेट तो बढ़े, लेकिन राजस्व की प्राप्ति उसी हिसाब से रही है। लेकिन अभी जैसे ही देखिए आप इस 2023-22-23 के जो आंकड़े हैं उसको उठा के देखें, और खासकर अभी 6 महीने में अचानक जो इनका इस साल का जो बिक्री है वो एकदम से छलांग लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि ये आंकड़ों के साथ में एक खेलते रहे हैं, और जो 40% जो है बढ़ोतरी होने के बाद ये एक तरफ तो राजस्व जो बढ़ा रहे बता रहे हैं, बिक्री से कम हो रही है करके, वो तो आप लोग उठाते रहेंगे मुद्दा, लेकिन ये कर्नाटक की जो हवा आएगी उसका क्या करेंगे, ये पूछना चाह रहा था मैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वैचारिक पार्टी है, और हम अपने मुद्दों को और कांग्रेस की नाकामी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जनता जो है स्वीकार है जनता का जनादेश। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार यहाँ पे महिलाओं के साथ में अनाचार अत्याचार की घटनाएं और चारों तरफ जो असामाजिकता का वातावरण के साथ साथ जो भ्रष्टाचार है यहाँ पे, चाहे कोल भ्रष्टाचार हो, चाहे अवैध रेतन उत्खनन का मामला हो, चाहे कैंपा का मामला हो, चाहे जमीन घोटाले हो, उस ढंग से अनेक घोटाले छत्तीसगढ़ में किए हैं। और यहाँ की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन इन 4 साल में जिस प्रकार से शासन प्रशासन की यहाँ पे गतिविधि देखी है तो उससे वो त्रस्त है। और ठीक है, चलिए राजू जी के मन में कई तरह के जवाब चल रहे हैं, सुन लेते हैं जी, सुन लेते हैं। लक्ष्मी जी ये मान के चल रहे हैं कि इस सरकार की इनकम्बेंसी का फायदा उन्हें होगा, लेकिन आज आप लोगों का मनोबल भी ऊंचा है, नेताओं में भी ताकत आ गई है, कार्यकर्ता भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कैसे बीजेपी का सामना करेंगे? यहाँ पर भी वो इसी तरीके के मुद्दे कर्नाटक 2 करेंगे तब। देखिए मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि निश्चित तौर पर कांग्रेस में ऊर्जा तो आएगी, मोटिवेशन तो होगा, जीत मोटिवेशन ही दिलाती है, मैं उनकी इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक के चुनाव के निर्णय के विषय पर बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में खड़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा हमारे पास है। गांव गरीब और किसान के उत्थान करने वाली सरकार प्रदेश में काम कर रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में राज्य बनने से लेकर आज 2023 तक कोई सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का रहा है, वो है किसान। ये वही किसान है मोहन जी, जब 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीतियों के चलते। आज इन 4.5 वर्षों में जिस प्रकार की योजनाओं के आधार पर किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए भूपेश बघेल जी ने जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जिसका डंका राष्ट्रीय पटल पर भी बज रहा है और केंद्र सरकार भी उसकी तारीफ करती है। आज सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में शराब नहीं है, सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में मुद्दा है किसान। भारतीय जनता पार्टी जिस शराब नीति को लेकर आरोप लगाती है, पूरी नीतियां इनकी बनाई हुई है, हमने तो कोई नीतियां ही नहीं बनाई, और आज विषय शराब को लेकर है भी नहीं।
आज तो विषय कर्नाटक की जीत और उसके मायने के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में इतनी मुद्दाविहीन हो चुकी है कि इन्हें जब कुछ भी नहीं समझ में आता तो ये पहुंच जाते हैं घूम फिर कर शराब पर लेकर। और शराब में क्या खराब है ये तो आप बताते 15 साल। हमने तो वो हर कोशिश की है जो लोगों तक पहुंचाए और जागरूक करे कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में गुमराह करने की जो राजनीति, और ये कह रहे कैडर बेस्ड पार्टी है। मोहन जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 36 गुटों में बटी है और इनके गुटी राजनीति और गुटी झगड़े के चलते आज छत्तीसगढ़ के अंदर इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिक पाई। चाहे नगरीय निकाय के चुनाव की बात करूं, विधानसभा के उपचुनाव की, ये कैडर बेस्ड पार्टी होने का दम भरते रहे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके झूठे बोल, गुमराह करने की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ की शांत धारा में, चाहे वो कवर्धा की बात करें, चाहे फिर वो नारायणपुर की बात करें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे सामने आए कि इन लोगों ने उन्माद फैलाने की कोशिश की। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, ये जाग चुकी है आपके इस गुमराह करने वाली राजनीति में फंसने वाली नहीं। बिल्कुल ये कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दावे सामने आ चुके हैं। लेकिन हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर 5 मिनट बचा है तो चर्चा कर लेंगे कि करिश्माई नेता बीजेपी के पास जो मोदी जी थे वो कितने करिश्माई हैं और राहुल जी अब कितने कारगर होंगे। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री की वो बाइट सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने सीधा तंज कसा है कि अब जब बीजेपी हार रही है तो नड्डा जी को आगे कर रही है, ये मोदी की हार नहीं मान रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री को सुनते हैं, फिर एक बार प्रतिक्रिया ले लेंगे। बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी। और इसी कारण से जितने मीडिया हैं उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया, तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। देखिए, मैं तो राहुल जी की पदयात्रा में भी गया था, वहां उसी से समझ आ गया था भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी है, महंगाई है, 40% जो कमीशन है उससे लोग परेशान हो चुके थे और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। मैं खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया और प्रियंका जी को और खास जो स्टेट लीडरशिप नहीं होके मोदी जी की हार है। जी बिल्कुल, आप इसको स्पष्ट रूप से मैं कहूं तो आप कह सकते हैं कि मोदी जी की हार है, क्योंकि पहली बार मोदी जी ने 10 दिन किसी स्टेट में मुकाम किया, 10 दिन उन्होंने बड़ी मेहनत की, 10 दिन रुक के उन्होंने काम किए। तो जब जीत का श्रेय तो मेहनत करने में क्या है, कोई लीडर अपनी पार्टी के लिए मेहनत करना चाहिए, लेकिन 10 दिन वो कहीं रुकते नहीं। आपको भी याद होगा 2014 के चुनाव या 2014 के चुनाव, 19 के चुनाव, वो जब भी जिस स्टेशन में जाते थे रात के वो वापस अपने दिल्ली वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने 10 दिन वहां मुकाम किया है, 10 दिन उन्होंने बड़ी मेहनत करके मैसेज देने की कोशिश की। तो जब जीत का श्रेय उनको हर चुनाव में जाता है तो हार का श्रेय किसको जाएगा? हकीकत यह है कि मोदी जी का जो चेहरा, एक डिबेट में भी बात हुई थी, एक पत्रकार महोदय ने बोला था कि जितना मोदी जी का चेहरा आप दिखाओगे उतना कर्नाटक के इलेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी। ये हकीकत एक चैनल में जो सीटें आई है वो मोदी के कारण आई है। एग्जैक्टली, आप ये भी बोल सकते हैं कि मोदी भाजपा के हाल और खराब थे। 30 से 35 सीट पे भाजपा सिमट रही थी। ये आकलन भी आपका कहना सही है कि ये आकलन भी किया गया था कि 30 से 35 सीट पे भाजपा सिमट रही थी। जो मोदी जी के अंतिम कांग्रेस क्या कर रही है, जल्दी सुन लेते हैं। राजू जी जल्दी 30 सेकंड में बता दीजिए, जिम्मेदार कौन है? मोदी? देखिए, निश्चित तौर पर मोहन जी, जो नेता होते हैं, जो शीर्ष पद पर होते हैं, संगठन के हो चाहे सत्ता के हो, जीत और हार का ठिकरा उनके माथे पे ही जाता है। और जैसा कि मोदी जी ने कर्नाटक के चुनाव में किलोमीटर की जो जिस प्रकार की उन्होंने रोड शो की और तमाम रैलियों को संबोधित किया, उसकी संख्या मेरे पास वर्तमान में नहीं है, लेकिन हाँ ये बात को कह सकता हूं कि 2014 और 19 के चुनाव में जितनी मेहनत उन्होंने अन्य राज्यों के चुनाव में नहीं की, उससे कहीं ज्यादा मेहनत कर्नाटक में की। भले गुमराह करने के लिए उन्होंने रैलियां की, बजरंग बली की जय, इस प्रकार के जो उन्होंने राजनीति में ढोंग करने का काम किया, उसको कर्नाटक की जनता ने सिरे से खारिज किया। ठीक है, सिरे से खारिज हो चुके हैं मोदी जी। इस तरीके की बातों को लेकर अब चुनाव में कांग्रेस आएगी, प्रतिक्रियाएं आएंगी, विश्लेषण आएंगे, क्या जवाब है भाजपा के पास? लक्ष्मी जी देखिए, वहाँ पे कर्नाटक में तो हमेशा से रहा है, 38 साल का अगर हम राजनीतिक इतिहास में देखें तो वहाँ कोई भी पार्टी जबरदस्त सत्तासीन नहीं हुई है। ये भी एक इसका परिणाम है। दूसरी तरफ अगर वहाँ पे हारी है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं अपनी उपलब्धियों को जो आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए
और लोकतंत्र जो जन्मत आया है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसका श्रेय कि मोदी जी के कारण है कि क्या है, जैसे जिस ढंग से आज हमारे बहुत ही सूझे हुए पत्रकार जी हैं और एग्जाम जी हैं, तो ये सारे जब कहना चाहिए जब कहीं ना कहीं एनालिसिस होता है तो ठीक है, हमारे बड़े तो हैं लेकिन उस प्रदेश के जो संगठन है वो काम कर रही है, कार्यकर्ता उन्होंने बहुत मेहनत किया। उसके बाद भी जो जनहित के मुद्दे जिसको हमने काम किया 5 साल और हमारे केंद्रीय गवर्नमेंट तौर पर यह बात साफ है कि कांग्रेस ने मेहनत की, उसके एजेंडे अच्छे थे और इसीलिए जनता ने उसे जीत दिलाई। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े, आपका धन्यवाद। राजू घनश्याम जी आपका धन्यवाद और लक्ष्मी वर्मा जी आपका भी धन्यवाद। तो कर्नाटक चुनाव के परिणाम से लेकर लगातार हमारी कवरेज जारी है और इस कवरेज में आज हमने फाइनल विश्लेषण भी कर लिया है। आने वाले दिनों में और इसकी परतों को हम निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।